हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 का टॉपिक चैप्टर नंबर 5 विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग क्लास 11-12 में मैथ्स परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें बहुत सारे ट्रिक्स आते हैं जो हमें सीखने को मिलेंगे और कुछ ट्रिक्स तो मैं बीच बीच में बताता भी रहूंगा, पर्टिकुलरली बताने की ज़रूरत नहीं होगी। बट नेवरदलेस जिन लोगों ने मैथ्स परस्यू करना है या नहीं करना है आगे, लेकिन ये चैप्टर बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरी वर्कशीट्स जो मिलेंगी उसमें ये चैप्टर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सीखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होती क्या हैं। आप जैसे नाम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जो है ये प्लूरल है, जो जिसका सिंगुलर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैं आपको धीरे धीरे और बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करके इसका मीनिंग समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि एक जू है, उसमें डिसाइड किया गया है कि हर हफ्ते 2 लेपर्ड के बच्चे लाए जाएंगे और करंटली उसमें कितने हैं, लेट्स से 10। तो अभी जो पहला था वो 10 बच्चे हैं उसमें लेपर्ड के। उसके बाद उन्होंने बोला है कि एवरी वीक हम 2 बच्चों की एडिशन करते जाएंगे टिल 6 वीक्स। ओके, ये इनिशियली थे। फर्स्ट वीक के बाद 12 हो गए, सेकेंड वीक के बाद 14 हो गए, थर्ड वीक के बाद 16 हो गए, फोर्थ वीक के बाद 18 हो गए, फिफ्थ वीक के बाद 20 हो गए और सिक्स्थ वीक के बाद 22 हो गए। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर मैं किसी से भी पूछूंगा जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी भी बोलते हैं, आती है या नहीं आती है, वो बता सकता है कि हर एक बार 2-2 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चाहे उसको पीछे वाली स्टोरी पता है कि लेपर्ड के बच्चे 2-2 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पर वो ये चीज देख के बता सकता है कि हर 2-2 बार इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से हम शुरू करते हैं एपी को समझना। एपी क्या होती है? एपी होती है कि जब हम कंसिस्टेंटली किसी चीज को इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी कुछ मीनिंग और डेफिनेशंस बताता हूं। सबसे पहले एपी मैं बताता हूं कि आती कैसे है। कहता है कि व्हेन अ सक्सेसिव टर्म is obtained by adding a fixed number to the preceding term। ठीक है जी, कुछ नहीं है, ज्यादा थ्योरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। कहता है कि व्हेन अ सक्सेसिव टर्म और प्रीसीडिंग, कुछ चीजें आप समझ लीजिए और इन्हें अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सक्सेसिव होती है जैसे 10 की सक्सेसिव 12 है, 12 की सक्सेसिव 14, 14 की सक्सेसिव 16। इसी तरह से 16 की प्रीसीडिंग क्या है? 14, 14 की प्रीसीडिंग क्या है? 12। तो जो पहले आती हैं वो प्रीसीडिंग होती हैं, जो नेक्स्ट आ जाती हैं उन्हें सक्सेसिव बोला जाता है। ठीक है, तो यहां से मीनिंग निकल के आता है कि व्हेन अ सक्सेसिव टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। ये फिक्स नंबर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। व्हेन अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है, देन द लिस्ट ऑफ numbers so obtained is called an arithmetic progression, जिसे हम A डॉट P डॉट यानी AP भी बोलते हैं। यहां से अब आप ये देखिए कि एपी का मीनिंग क्या निकलता है। एपी का मीनिंग निकलता है
कि एक एपी ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिसमें हम सक्सेसिव टर्म को ऑब्टेन करते हैं बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। ये तो ज्यादा टेक्निकल हो गया। अब यहां हम थोड़ा सा चलते हैं और मैं आपको इसकी कुछ कुछ टेक्निकलिटीज बताता हूं। जैसे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कई बार हम इसको पहले मैं आपको बता दूं कि इसको शॉर्ट फॉर्म इसकी एपी ऐसे भी लिखा जाता है ताकि जल्दी से हम लिख सकें। हाउएवर, हर एक एपी में जो नंबर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है टर्म्स। ठीक है, जो सबसे पहला नंबर होता है इसे बोला जाता है फर्स्ट टर्म, और जो सबसे लास्ट नंबर होता है इसे बोला जाता है लास्ट टर्म। इन्हें अब रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ये होती है फर्स्ट टर्म और लास्ट जो होता है लास्ट टर्म, और हर एक एपी में ये चेंज हो जाती हैं। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक फिक्स नंबर की। ये एक फिक्स नंबर क्या है? इस फिक्स नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे यहां पे देखिए कि 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 हर बार 2 बढ़ रहा था, तो वो फिक्स नंबर क्या हो गया? फिक्स नंबर हो गया द कॉमन डिफरेंस। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। ठीक है, सिर्फ इसमें याद रखिएगा कि जो फर्स्ट टर्म होती है वही एक एक्सेप्शन होती है। उसमें कोई भी जो फिक्स नंबर है यानी कॉमन डिफरेंस है वो ऐड नहीं किया जाता है। अदरवाइज बाकी हर एक टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म हमें जो भी मिलती है वो कॉमन डिफरेंस ऐड करके ही मिलती है। आई होप यू विल रिमेंबर दिस एंड प्रोबेबली हैव अंडरस्टूड। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि जो कॉमन डिफरेंस है, ये ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर आपकी बुक में नहीं है। जो कॉमन डिफरेंस है जिसे मैं डी से डिनोट करता हूं, या मैं पहले लिख देता हूं कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस होता है ये रैशनल नंबर भी हो सकता है और इररैशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए। एक और बात, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रोबेबली ये तो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है कि और रियल नंबर या रैशनल या इररैशनल, कहने का मतलब क्या है कि ये एक जो कॉमन डिफरेंस कैन बी अ रियल नंबर। ओके, लेकिन डिपेंड वो करेगा कि हम कौन सा रियल नंबर ले रहे हैं। हमारा बड़ा लिमिटेड सा इसमें स्कोप रहेगा पढ़ने का। ठीक है, तो इस कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स नहीं उठाते हैं, अगर उठाते भी हैं तो फिर उनकी फ्रैक्शनल फॉर्म उठाते हैं। ठीक है, इररैशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नहीं, हम उनका रूट फॉर्म लेते हैं। तो ये कुछ चीजें हमारी समझने वाली हैं जो धीरे धीरे शायद आगे आपको मिलती भी जाएंगी मेरी तरफ से। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं और क्या कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास। स्वागत है आपका अगले पेज पे। ये देखिए मैंने जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी लिखी है, और भी आएंगी। देखिए जो फर्स्ट टर्म होती है उसे A1 से या सिंपल A से डिनोट किया जाता है, A1 से या सिंपल A से। सेकेंड टर्म ऑफ कोर्स A2, थर्ड टर्म ऑफ कोर्स A3, फोर्थ A4। हम चलते जाएंगे। जो लास्ट टर्म होती है वो AN होती है, और जो सेकेंड लास्ट टर्म होती है, पक्की बात है अगर ये 10th है तो ये 9th होगी, तो n-1 होती है द सेकेंड लास्ट टर्म एंड हेंस फोर्थ। अब यहां से हमारे पास कॉमन डिफरेंस का एक रूल बन जाता है। रूल क्या है? जनरल जो रूल है an-1। अगर मेरे पास, मैं सेकेंड टर्म क्योंकि मुझे बाद वाली लेनी है, अगर मैं n को 2 रखता हूं तो फिर मुझे उसमें A2 में से A1 माइनस करना पड़ेगा, A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा, A10 में से A9 माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह से फिर चलते चलते A10 में से
an-1। कहने का मतलब है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स आपने उठानी है और बाद वाली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस कर देनी है एंड यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस विच इज d। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिएगा। मान लीजिए एक बंदे की सैलरी है 500 रुपया, ठीक है, नई नई नौकरी लगी है, 500 रुपया सैलरी है उसकी, और हर महीने उसको उसका एम्प्लॉयर बोलता है, बिकॉज यू आर वेरी न्यू टू द जॉब, ठीक है, एक महीने का 500 दूंगा। वो कहता सर बहुत कम है। एम्प्लॉयर कहता कोई दिक्कत नहीं, मैं हर महीने आने वाले 6 महीने तक हर महीने 1000 रुपया ऐड करता रहूंगा तेरी सैलरी में। ठीक है, ये डील हो गई। तो फर्स्ट मंथ की क्या सैलरी है? फर्स्ट मंथ की सैलरी है 500 रुपीज। नेक्स्ट मंथ कितनी हो जाएगी? 1000 रुपया इंक्रीमेंट लग गई। ठीक है, ये फर्स्ट मंथ यानी मान लीजिए 1 जैन को ये सैलरी हो गई। ठीक है, एक महीने बाद उसने बोला था 6 महीने तक, आज से 6 महीने तक मैं तेरे को इंक्रीमेंट देता रहूंगा। तो 1 जैन को 500 रुपया है, 1 फेब को 1500 हो गई, 1 मार्च को यहां मैं लिख देता हूं 1 फेब, फिर 1 मार्च को 2500 हो गई, 1 मार्च, फिर 3500 हो गई 1 अप्रैल। ठीक है, एम्प्लॉयर भी अच्छा है, अपने वादे से मुकरा नहीं और उसको दे ही जा रहा है सैलरी। फिर आ गया 4500 विच इज 1 मई। ठीक है, सो 1000 रुपए की कितनी इंक्रीमेंट्स लगनी शुरू हुई हैं? देखिए, इनिशियल सैलरी से 500 रुपए से 1500 रुपए हुआ एक इंक्रीमेंट, 2, 3, 4। अब यहां पे आगे जाके हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूं। हमारे पास 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि 6 महीने तक इंक्रीमेंट लगनी है या 6 महीने इंक्रीमेंट लगेगी। 2 बड़े फर्क हैं। अगर 6 महीने तक लगनी है तो ये देखिए, 1st मंथ कंप्लीट, 2nd मंथ कंप्लीट, 3rd मंथ कंप्लीट, 4th मंथ कंप्लीट, 5th मंथ कंप्लीट, 6th मंथ कंप्लीट एंड दैट्स इट। अगर 6 महीने तक लगनी है, ठीक है, कि 6 महीने मतलब 6 महीने पूरे नौकरी शुरू होने के 6 महीने हो जाएंगे, तो फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये चीजें हैं। अगर 6 महीने तक लगनी होती तो फिर हमारे पास सिर्फ यहां तक ही आना था, क्योंकि यहां से हम 1 महीना नहीं काउंट करेंगे, फिर इसको 1st मंथ काउंट करते हैं। पर ये सारी टेक्निकलिटीज हैं एपी की, ये आपको क्वेश्चन में ही पता चलेंगी जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे सामने। हाउएवर, यहां पे जो मैं आपको बताना चाहता था, फर्स्ट टर्म अगर ए है, A1 को हम A मानते हैं अगर, तो A2 को क्या मानेंगे? A प्लस A1 प्लस D और A प्लस D। ठीक है, इसी तरह से हम थर्ड टर्म को क्या कहेंगे? थर्ड टर्म होगी A2 प्लस D। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मैं आपको कुछ और चीजें भी बताता हूं। ये तो हो गई एक चीज। A4 क्या होगा? A4 होगा A3 प्लस D। ये वो चीज है कि आपको हर बार हम कांस्टेंट टर्म ऐड करी जा रहे हैं प्रीसीडिंग टर्म में, लेकिन एपी की एक और टेक्निकलिटी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास अभी जो नंबर बनाया था हमने 1500, 2500, 3500, 4500, 5500 एंड 6500। अब देखिएगा, मान लीजिए, मानना क्या है ही है A इज 500। ठीक है, A1, A2 क्या आएगा? A प्लस डी, A प्लस डी आता है 500 प्लस 1000, यही है हमारे पास। अब मैं आपको बोलूंगा कि A3 कैसे लाओगे आप बोलोगे सर A2 प्लस डी यानी 1500 प्लस 1000 इज इक्वल टू 2500, सॉरी 2500। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि इसका एक और ट्रिक है, तो आप देखिएगा ध्यान से, A3 को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट टर्म, और A3 इसमें से अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म निकल गई है
तो फिर 2d बचेगा। 3 टर्म्स लिखनी है a प्लस 2d। अब देखिएगा a कितना है 500 और 2d कितना बन जाएगा 2000। 2 इंटू 1000 तब भी तो 2500 आ गया। ठीक है, सो यहां से हमारे पास दो रूल्स निकल आते हैं। दो रूल्स कौन से कि या तो आइदर वी कैन गेट AP। ठीक है, ये आपको इसलिए बताया कि दोनों में से कभी भी कोई भी लग जाता है, कई बार पता भी नहीं चलता। तो हमारे पास A1, ये तो गलत लिखती है ना, A1 को A बोलते हैं। हाउएवर A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D। ये मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम सो ऑन चलें तो AN इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस D, क्योंकि 4 में से एक कम, 3 में से एक कम 2 प्लस D, 2 में से एक कम प्लस D। ठीक है, इसी तरह से N में से एक कम प्लस D। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखिए कि जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है वो ये है कि A को मैंने सेम रखना है, यानी फर्स्ट टर्म को मैंने सेम रखना है, D में ऐड करता जाऊंगा। D कैसे करना है, यहां दो टर्म्स हैं तो 2 माइनस 1 इंटू D, 3 माइनस 1 2 इंटू D। ठीक है, ये हमारे पास जो पहला था। अब आप ये देखिए कि A2 क्या था, A प्लस D, A3 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली A प्लस 2D। तो यहां आप देखिए कि 3 माइनस 1 2 इंटू D, A4 क्या आएगा, A प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू D। इसी तरह से AN क्या आएगा, AN लास्ट टर्म होती है, तो AN क्या आएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये भी हमारे पास एक रूल आ जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ AP। मैं आपको लिख के बताता हूं कि जनरल फॉर्म क्या है। फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म है हमारे पास A प्लस D, थर्ड टर्म है A प्लस 2D, फोर्थ टर्म है A प्लस 3D एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एन A डॉट P डॉट। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि नेचुरल नंबर्स अगर हम सोचें, नेचुरल नंबर्स टिल 10, तो मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेस्ट एग्जाम्पल है AP की। ठीक है, आप देखिए 1 है, जो कॉमन डिफरेंस अगर मुझे D लेके आना है तो क्या था, AN माइनस 1। N को आप इनमें से कुछ भी चूज कर लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप 3 चूज कर लीजिए। तो A3 माइनस 1 2, A3 कौन सी टर्म है 3, और A2 कौन सी टर्म है 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1। सो D इज 1। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जस्ट। ठीक है, इतनी आसान AP आती नहीं है। हाउएवर अब मैं आपको इसकी कुछ टेक्निकलिटीज और बताता हूं। जैसे यहां पे मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स थी। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं उसे बोलते हैं, और अगर वो AP फॉर्म करती हैं तो उसे बोला जाता है फाइनाइट AP। फाइनाइट AP इज अ सीरीज विद फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है जी, और अगर मैं बोल देता कि सेट ऑफ या नेचुरल नंबर्स, अगर मैं बोल देता नेचुरल नंबर्स, तो क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं, एंड सो ऑन। ये रुक ही नहीं रहे कहीं। तो फिर इनफाइनाइट AP क्या होती है, इनफाइनाइट AP होती है वेयर द a series which does not have its last term। ठीक है, इनफाइनाइट AP क्या होती है, a series which does not have
इट्स लास्ट टर्म। आप एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 5 लास्ट टर्म कौन सी है ही नहीं। तो अगर लास्ट टर्म नहीं है तो इसका मतलब है कि ये एक इनफाइनाइट एपी है। आई होप ये आपको क्लियर है। मैं थोड़ा सम अप कर देता हूं। हर जो नंबर होता है एक एपी सीरीज में उसे बोला जाता है टर्म। और एपी बनती कैसे है हमें पता होना चाहिए कि हर एक टर्म में कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में एपी लिखा है तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, और अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो एपी है। ठीक है, सो यहां से हमें ये पता चलता है कि ए जो होता है उसे फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बोला जाता है, डी जो होता है उसे कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी बोला जाता है। डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, ठीक है आपने। उसके बाद अगर जैसा मैंने बताया है आपको कि अगर डी सेम है तो वो एपी है, और अगर एपी लिखा है तो इसका मतलब डी सेम है, वैसा वर्सा। ठीक है, और अगर एक सीरीज एपी है तो इसका मतलब जो है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म वो हमें क्या दे देगी, वो हमें डी दे देगी। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 एंड वी विल सी कि क्या बेस्ट किया जा सकता है इसमें। आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन ऑल एंड देन रीड द एग्जाम्पल नंबर 1, ट्राई एंड सॉल्व इट, और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा इसका। हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसने बोला है फॉर द एपी। अब आप ये देखिए कि उसमें एपी मेंशन्ड है फॉर द एपी, और एपी क्या है हमारे पास 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 एंड सो ऑन। सबसे पहले जो हम ऊपर सीख के आए हैं यहां से हमें यह पता चलता है कि ये इनफाइनाइट एपी है। चाहे उसने बोला या नहीं बोला है, मुझे ये चीजें समझनी है। अब दूसरी बात उसने बोला है फर्स्ट टर्म ए बता दीजिए, मैं बता देता हूं। फर्स्ट टर्म जो ए है वो 3/2 है। फिर उसने बोला है कि कॉमन डिफरेंस डी बता दीजिए। डी क्या होता है, डी होता है an-1 यानी a2 माइनस a1 कर सकता हूं मैं। अगर a2 माइनस a1 कर सकता हूं तो 1/2 माइनस 3/2। a2 क्या है मेरे पास ये, ठीक है, और a1 क्या है मेरे पास ये। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा, एलसीएम लूंगा जो कि 2 आएगा। 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई और कॉमन डिफरेंस भी आ गया विच वाज डी। तो अब हमें ध्यान देना है कि जो फर्स्ट टर्म है वो तो पहली टर्म आ ही जाती है। कॉमन डिफरेंस जब भी निकालना है, आई एम मेकिंग यू केयरफुल कि हमें कंसेक्यूटिव टर्म्स को ही छेड़ना है। मैंने यहाँ पे 2 और 1 लिया, आप 5th और 4th ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आई जस्ट होप कि आपको याद रखेगा। मैं आपको करके भी बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये टर्म और ये टर्म लेता तो डी जो आता मेरे पास a4 माइनस a3 आता। अब a4 क्या है मेरे पास -3/2 और a3 क्या है -1/2। आप देखिए a4 क्या था -3/2 माइनस ये वाला -1/2। अब आप देखिए -3/2 प्लस 1/2, आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2/2 इज इक्वल टू -1 आएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। चलिए जी, स्वागत है आपका अगले पेज पे। सेकंड एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे 4 है, 10 है, 16 है, 22 है एंड सो ऑन। ठीक है जी, मुझे यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि ये एक इनफाइनाइट सीरीज है क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म नहीं है। ये एक बात हो गई। फिर अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स डज फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी
राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। अब उसने यहाँ पे हमें ये बोला है कि भाई बता दीजिए कि ये जो चार हमारे पास पार्ट्स दिए हैं इनमें से कौन कौन सी एपी है, और अगर आपको पता चल जाता है कि ये एपी है तो फिर अगली दो टर्म्स लिख दीजिए। तो बड़ी अच्छी बात है, पहले इसको चेक करते हैं। हमें पता है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हमें ये ही चेक करनी है क्योंकि यही गिवन है। अब आप ये देखिए कि वी नो दैट, यहाँ पे बुक में जैसे मर्जी लिखा हो हमने लिखना है वी नो दैट D इज इक्वल टू an माइनस an-1। ये क्यों है ये आपको पता है, ठीक है। फॉलोइंग टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म। हाउएवर यहां मैं लिखूंगा D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। ये क्या हो गया मेरे पास पहला। फिर इसके बाद मैं करूंगा D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। आप ये देखिए कंसेक्यूटिव टर्म्स आ रही हैं, और A3 मेरे पास क्या है, A3 मेरे पास है 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। ये तो मिल गया। एक और बार मिल जाए तो मैं कह दूंगा कि हाँ जी भैया ये AP है। फिर मैं लिखूंगा D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 विच इज 22 माइनस 16 इज इक्वल टू 6। तो ये भी सेम आ गया। तो फिर यहां पे मैं लिख लूंगा कि देयरफॉर इट इंप्लाइज, ये इंप्लाइज का साइन होता है, देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट an माइनस an-1 इज सेम इन एवरी केस। अब बच्चे बोलते हैं कि सर ये लिखने से अच्छा हम D ना लिख दें, तो मेरा जवाब होता है कि हाँ आप लिख सकते हैं। Therefore implies the same in every case. Therefore the given series, the given sequence forms an AP series, arithmetic progression series। ठीक है। अब बोला क्या गया था कि नेक्स्ट टू टर्म्स लिखनी है। वी नो दैट an is equal to a plus n माइनस 1 इंटू डी। ये भी एक रूल था, हम पहले सीख के आए थे। अगर हमें बताया गया है या नहीं बताया गया है वो बात की बात है, ठीक है। बुक में यहां पे आप देखिए कि नेक्स्ट टर्म मुझे क्या लिखनी है। मेरे पास लास्ट टर्म थी 22, उसके बाद क्या आएगा यहां पे, पहले मैं आपको बता देता हूं ये रूल लगेगा, या फिर मेरे पास लगेगा कि an प्लस डी इज इक्वल टू an प्लस 1, या और ये भी मैं लिख सकता हूं कि an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस डी। तो आप इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको समझ आ जाए, ठीक है, और जो अप्लाई हो रहा हो। ये अप्लाई करना अभी मेरे लिए मुश्किल है, थोड़ा सा अभी मुश्किल है, आगे जाके आसान हो जाएगा। यहां पे ये मैं an प्लस 1, तो मेरे पास टोटल 4 टर्म्स दी थी, तो मैं 5th टर्म लिख लेता हूं। 5th टर्म मेरे पास क्या है, A4 प्लस डी। A4 कितना है मेरे पास 22 प्लस डी कितना था 6 इज इक्वल टू 28। A6 मेरे पास क्या आएगा A5 प्लस डी इज इक्वल टू 22 प्लस 6 इज इक्वल टू 28 प्लस 6 इज इक्वल टू 34। A5 28 था। तो ये मेरे पास अगली दो टर्म्स आ गई हैं। होपफुली ये चीज आपको क्लियर है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पूछिएगा। एंड डोंट थिंक एपी इज दैट इजी, ठीक है। ये शुरू शुरू में ही आसान लगती है, आगे जाके थोड़ी मुश्किल हो जाती है, और उसके बाद भी आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मेरी वर्कशीट आपको जरूर करनी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एपी। हाउएवर अब हम करते हैं हमारी सेकंड पार्ट। मैं सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट लिख देता हूं। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 1 -1 -3 -5 एंड सो ऑन। जैसा कि हमने देखा कि एक इनफाइनाइट सीरीज तो है, अब मुझे ये देखना है कि क्या ये एक एपी सीरीज है कि नहीं है। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो D हमें पता है an-1 होता है।
तो ए एन क्या है हमारे पास, A2 माइनस A1 लिख लूं मैं, -1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर और t इज इक्वल टू A3 माइनस A2 लिख लूं मैं, तो A3 मेरे पास क्या है -3 और A2 क्या है -3 -1 इज इक्वल टू क्या आएगा -3 + 1 इज इक्वल टू -2। देखिए है कि नहीं सही चीज, तो ये भी d सेम आ गया, ये भी d सेम आ गया। अब देखते हैं कि अगला सेम आता है या नहीं आता है, और d इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू -5 -3, ये आ जाएगा मेरे पास -5 + 3 इज इक्वल टू -2। तो फिर वही कहानी आ गई सारी सेम कि हेयर d इज इक्वल टू an माइनस 1 इज सेम in each case या every case, therefore the given sequence is an AP series। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब उसने नेक्स्ट टू टर्म्स बोला था, तो 4 दी थी, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी a + 4d। अब आप देखिए, तो मैं अलग से कर रहा हूं, बुक में शायद अलग है, तो a + 4d क्या आ जाएगा, a क्या था 1, ठीक है, और d कितना था हमारे पास -2, तो ये आ जाएगा 1 - 8 इज इक्वल टू -7। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। और अगर मैं a6 निकालूं तो इसे मैं दूसरे मेथड से निकाल लेता हूं, a5 + d, ऐसे भी हम सीख के आए हैं। तो a5 कितना है हमारे पास -7 और d कितना है हमारे पास -2 इज इक्वल टू -9। ऐसे भी किया जा सकता है। सो कोई इशू नहीं है आपको कुछ भी अलग सीखने में, ये चीजें आपको आती ही रहेंगी, कोई परेशानी होगी नहीं। अब हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास है, और थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, मैं लिख लेता हूं -2 2 -2 2 -2 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सीरीज है, 1 2 3 4 5 टर्म्स दी गई हैं हमें, ठीक है। तो हमें देखना है पहले कि क्या d है कि नहीं सेम। वी नो दैट d जो होता है, d को लिख सकते हैं हम an - 1। d को इस तरह से लिखा जा सकता है, तो a2 - a1 कर सकता हूं मैं। तो a2 - a1 क्या है मेरे पास, 2 -2। ध्यान दीजिएगा कि a1 -2 था, माइनस फॉर्मूले का साइन है वो लगेगा ही लगेगा, तो ये आ जाएगा 2 + 2 इज इक्वल टू 4। अब मैं करके देखता हूं a3 - a2। a3 कितना है मेरे पास -2, a3 ये देखिए 1 2 3 -2 फॉर्मूले का माइनस, और 2 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। ओहो, ये तो नहीं है काम सही, तो यहां मैं लिख देता हूं कि हेयर a3 - a2 इज नॉट इक्वल टू a2 - a1, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस d is not same in each case। चलिए फटाफट से अगले पेज पे लिख लेते हैं। in each case, therefore the given sequence is not an AP सीरीज। और अगर वो AP सीरीज नहीं है तो फिर अगली 2 टर्म कहां से ढूंढ लेंगे, नहीं ढूंढ सकते। आई होप ये आपको क्लियर है। अब हम करते हैं इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3 और एंड इट सो गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन।
वो कहता है बताइए जी एपी है, टर्म्स तो 9 है पर देखिए क्या कहता है एपी है। डी क्या होता है an माइनस a1 और डी क्या है a2 माइनस a1। a2 क्या है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप यू गॉट दैट राइट। अच्छा फिर अब मैं करूंगा क्या कि और d इज इक्वल टू a3 माइनस a2 कर लूंगा, जो दोबारा से 1 माइनस 1 0। अरे ये तो सेम आना शुरू हो गया। अच्छा फिर मैं दोबारा से करूंगा एक चीज, और d इज इक्वल टू a4 माइनस a3 विच इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और जैसे इज इक्वल टू 1 सॉरी। और जैसे ही कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आना शुरू हो जाए वहीं पे रोक दीजिए और बताइए कि हियर a4 माइनस a3 is not equal to a3 minus a2. Therefore, the common difference is not same. Hence, the given series is not an AP सीरीज। यहाँ सीक्वेंस भी लिख सकते हैं, सीरीज भी लिख दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी शुड फाइंड। एक मैं आपको बात और बता दूं जो बुक में मुझे नहीं दिखा लिखी हुई है कि 0 कैन नेवर बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, ठीक है। तो अगर कोई 2 2 2 2 3 3 3 3 दिया है तो वो क्या है, वो हमारे पास एपी नहीं हो सकती है, ठीक है। वो मतलब उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लग जाती हैं हमारे पास, ठीक है। वो कंडीशंस क्या हैं वो हम आगे सीखेंगे, पर अभी हम ये सीख सकते हैं कि 0 को हम कॉमन डिफरेंस कंसिडर नहीं करेंगे। इसी के साथ जबकि मैंने पीछे बताया था कि वो 0 हो सकता है, लेकिन दैट इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, ठीक है। वो हम देखेंगे कि क्या कंडीशंस हैं। अभी मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक्सरसाइज 5.1 is your homework. Do it. Ask me the doubts, as many as you can. Thank you so much for watching this video so patiently. Have a nice day. Bye bye.